अच्छा, हमारे पास सेकंड लास्ट सेक्शन है। और सेकंड लास्ट सेक्शन यानी न्यूक्लियर का सेक्शन हमारा सेकंड लास्ट है। और न्यू जो टॉपिक इंक्लूड हुआ है स्पेस फिजिक्स, उसके तो हमारे पास कुछ ही क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। तो आज वो शायद नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम उसको कल फिर ईयरली स्टार्ट करने से पहले कर लेंगे। उसके क्वेश्चंस मैंने जितने भी थे सैंपल क्वेश्चंस और आपकी स्पेसिमेन और जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं सबको एक जगह कंपाइल कर लिया। तो वो भी हम देख लेंगे कल। और उससे पहले हम न्यूक्लियर अपना एंड करते हैं। अच्छा, न्यूक्लियर में आपके पास जो है वो बेसिकली दो चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ था। एक तो बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर और दूसरा रेडियो एक्टिविटी। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको पता है वो सारी बेसिक चीजें थी कि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था और गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट था। उसमें से काफी अल्फा पार्टिकल सेंटर से पास हो गए थे। और मतलब सॉरी, सराउंडिंग से पास हो गए थे, क्योंकि सेंटर में न्यूक्लियस होता है। तो सेंट्रल पार्ट से वो रीबाउंड हो गए थे, कुछ स्कैटर हुए थे डिफरेंट एंगल से। तो ये सारी प्रॉपर्टीज उसमें इंक्लूड है। फिर आपको पता है कि प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। और न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और किसी भी एलिमेंट को जब भी हम लिखते हैं, तो बेसिकली जब भी हम किसी एलिमेंट को लिखते हैं तो यहाँ पर जो नंबर लिखा होगा उसके सबस्क्रिप्ट में ये उसका प्रोटॉन नंबर होता है। ठीक है। और जब हम उसको सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं, तो सुपरस्क्रिप्ट में लिखने का मतलब ये हुआ कि वो उसका न्यूक्लियॉन नंबर है। मतलब ये आपको बता रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं इसमें। ठीक है। और अगर यहाँ पर ये लिखा होगा नंबर, तो ये चीज आपको रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन्स नहीं, न्यूक्लियॉन्स। और अगर आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने, तो न्यूट्रॉन्स के लिए आप क्या करते हो कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में से आप माइनस कर लो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। और आपके पास जो रिमेनिंग आंसर आएगा वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का होगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जहां तक बात है, वो रिवॉल्व करते हैं आपके पास सराउंडिंग में, न्यूक्लियस के अराउंड जो भी आपके पास होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, क्योंकि न्यूक्लियस आपके पास सेंटर में और इलेक्ट्रॉन्स उसके सराउंडिंग में आपके पास रिवॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बन रहा है ओवरऑल सेंटर में। और इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास इसके सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पर। ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सारी चीजें हमें पता है। बाकी फिर रेडिएशंस की बात आती है, तो रेडिएशंस में हमने डिस्कस किया था। कुछ उसमें इंपॉर्टेंट चीजें ये थी कि रेडिएशन में सबसे पहली बात हमने ये डिस्कस की थी कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो लेड और उसके बाद के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। उसमें आपके पास पीरियोडिक टेबल में, तो अनस्टेबल होने की वजह से उसमें से रेडिएशन एमिट होती हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो ये रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है। और रेडिएशन में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक तो रेडिएशंस रैंडम होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। मतलब इनका कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होगा, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी। ठीक है। एक तो चीज ये हो गई, और दूसरा स्पॉन्टेनियस होगा। अच्छा, स्पॉन्टेनियस का मतलब यहाँ पर क्या है? रैंडम और स्पॉन्टेनियस वैसे तो हम डेफिनेशन में लिखते हैं और उसको इग्नोर कर लेते हैं बहुत बार, लेकिन इस पे बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास है कि स्पॉन्टेनियस का मतलब ये कि आपके पास कोई एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं है। ठीक है। मतलब आपके पास प्रेशर टेम्परेचर आप इंक्रीज डिक्रीज करते रहो, रेडिएशंस पे जो है वो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। नॉट इफेक्टेड बाय एक्सटर्नल कंडीशन, बिल्कुल सही। ठीक है। तो एक्सटर्नल कंडीशंस का इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो स्पॉन्टेनियस के वर्ड का ये मीनिंग था। और रैंडम का मतलब ये कि आपके पास कभी कभार रेडिएशंस के नंबर्स हमेशा ऐसे नहीं होता कि सेम आए, वो डिफरेंट आते हैं, क्योंकि ये रैंडम होती है। कभी थोड़ा सा इंक्रीज भी हो सकता है, कभी डिक्रीज भी, तो कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होता इसका। ठीक है। और फिर हमने एक और चीज उसमें ये डिस्कस की थी कि आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। मल्टीपल एलिमेंट्स में रेडिएशंस बेसिकली तीन तरह की होती हैं, अल्फा बीटा और गैमा। ठीक है। और इसमें एक चीज हमने ये भी डिस्कस की थी कि हाँ, मतलब उनका जो एमिट होने का रेट है, मतलब कितने टाइम में कितना उसमें से मास या आपके पास एलिमेंट्स एमिट हो रहे हैं, उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है।
क्योंकि इसमें हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट होता है। हाफ लाइफ आपने पढ़ा होगा कि अगर जो ओरिजिनल आपके काउंट होते हैं, जो ओरिजिनल मास होता है, वो टाइम टू टाइम डिके होता रहता है आपका। ठीक है, और जब वो हाफ डिके हो जाएगा तो हम उसको हाफ लाइफ कहते हैं। तो जब तक वो हाफ तक पहुंचता है तो उसके बीच का जो प्रोसेस होता है वो रैंडम होता है। ठीक है, मतलब वो कभी थोड़ा सा फास्ट भी हो सकता है, कभी स्लो भी, डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसका कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है। हमारे पास तो खैर नंबर्स होते हैं, तो वो हमें तो कैलकुलेशन के लिए एक नंबर देते हैं एवरेज। तो लेकिन वो कोई फिक्स नंबर नहीं होता कि वो हमेशा वो एलिमेंट उसी रेट से जो है वो डिके करेगा। और फिर हमने इसमें ये डिस्कस किया था कि जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट में एक ही रेडिएशन हो। एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीनों भी हो सकती है। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट, हाँ, ओवरऑल हम एवरेज लेते हैं। तो एक एलिमेंट आपके पास तीनों रेडिएशंस भी एमिट कर सकता है, दो भी कर सकता है, एक भी कर सकता है। ठीक है, और फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था इनकी प्रॉपर्टीज। अल्फा बीटा और गैमा की पूरी प्रॉपर्टीज का चार्ट था। वो भी मेरे पास पीडीएफ में है, अभी मुझे मिला नहीं, वरना वो मैं आपको सेंड कर दूंगा दोबारा। वरना शायद ग्रुप में पहले एक बार स्टार्ट में सेंड किया था जब P2 की प्रैक्टिस कर रहे थे। मैं देख लूंगा। तो खैर अल्फा बीटा और गैमा की प्रॉपर्टीज में आपको याद होगा कि इसमें इंपॉर्टेंट था पेनिट्रेशन पावर किसकी हाई होती है। तो अगर हम पेनिट्रेशन पावर की बात करें, तो पेनिट्रेशन पावर किसकी हाईएस्ट होती है। और उसके बाद आयोनाइजेशन का इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि जब आयंस में हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी एलिमेंट को, तो आयोनाइजेशन पावर किसकी हाई होती है। और इनकी रेंज क्या होती है, मतलब किस मटेरियल से आप इसको स्टॉप कर सकते हो। इनकी स्पीड क्या होती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट थी। तो अगर हम इसको रफली एक बार रिव्यू करते हुए चलें, तो अगर हम अल्फा बीटा और गैमा को कंपेयर कर रहे हैं बेसिकली, और हाँ इनकी नेचर, सबसे इम्पोर्टेंट इनकी नेचर, कि आपके पास इनकी नेचर क्या होती है। ठीक है, तो अब आप इसको फिलअप करते जाओ। तो पेनिट्रेशन की अगर हम बात करें, तो पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है गैमा की। गैमा की पेनिट्रेशन सबसे हाईएस्ट होती है। और आयोनाइजेशन सबसे हाईएस्ट होती है अल्फा की। ठीक है, और रेंज जो होती है, रेंज भी आपके पास जो है वो गैमा में सबसे ज्यादा होती है। मतलब अगर हम अल्फा की बात करें, तो आप इसको अगर एक पेपर भी रखो तो ये स्टॉप हो जाएगा, मतलब ये पेपर को क्रॉस नहीं कर सकता। बीटा की अगर हम बात करें, तो आपके पास एक थिन एल्यूमिनियम अगर आप रखते हो, तो ये एल्यूमिनियम से इजीली स्टॉप हो सकता है। ठीक है, कुछ मिलीमीटर का एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी हमें बहुत थिक नहीं चाहिए, थिन आपके पास एल्यूमिनियम से भी ये आपके पास स्टॉप हो सकता है। रेंज का मतलब ये कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। अब आप ये देखो कि अल्फा आपके पास पेपर से स्टॉप हो गया, तो इसका मतलब इसकी रेंज कुछ मिलीमीटर्स तक होती है। और बीटा की उससे कुछ ज्यादा होगी, और गैमा की उससे भी ज्यादा होगी, मतलब और ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है। क्योंकि उसको स्टॉप करने के लिए आपको लेड चाहिए, तो इसका मतलब है उसकी रेंज अल्फा बीटा से भी ग्रेटर होगी। ठीक है, डिस्टेंस कवर करने में, जब आप उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जा रहे हो। ठीक है, अच्छा, वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, वैल्यूज वो नहीं पूछते, इसलिए मैंने भी यहाँ दोबारा नहीं लिखी, वो सिर्फ आपके पास बुक में रेफरेंस के लिए दिया हुआ है, ताकि आपको एक आइडिया हो। और स्पीड की जो बात है, स्पीड, अब आपके पास जो अल्फा होता है ना बेसिकली, अगर हम अल्फा की पहले नेचर लिखें, तो अल्फा बेसिकली हीलियम एटम के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब हीलियम न्यूक्लियस का जो मास होगा, उतना ही मास अल्फा का होता है। ठीक है, और बीटा की अगर हम बात करें, तो बीटा की नेचर होती है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो आप इससे इसका मास का आइडिया ले सकते हो कि इसका मास कितना होगा। और अगर हम गैमा की बात करें, तो गैमा आपके पास सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उनका कोई मास नहीं होगा, वो नेचर में सिर्फ रेडिएशंस ही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अल्फा हैवी है। तो अल्फा हैवी होने का मतलब ये हुआ कि जो आपके पास स्पीड की बात है, इसकी स्पीड कम होगी। ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी होती है, मतलब अगर सर आप इसलिए इसकी पेनिट्रेशन और पेनिट्रेशन रेंज है वो भी कम है, जी, मैथ की वजह से। मास की वजह से मेन इसका फैक्टर होता है। और स्पीड की जो बात है, स्पीड इसकी होती है 0.1 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट। मतलब अगर स्पीड ऑफ लाइट से हम कंपेयर करें, क्योंकि वो हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो स्पीड ऑफ लाइट का 0.1 पार्ट होता है अल्फा की स्पीड। और अगर हम बीटा की बात करें, तो बीटा आपके पास जो है वो 0.9, मतलब ऑलमोस्ट 90% इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट।
बिल्कुल सही, आयनाइजेशन भी इसी वजह से आपके पास ज्यादा होती है क्योंकि हीलियम न्यूक्लियस जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को इजीली वो कर सकते हैं उसमें। और गैमा की अगर हम बात करें तो गैमा की स्पीड बिल्कुल स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम चैप्टर में करके आ चुके हैं, हमें पता है ये चीज। और एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें चार्जेस। अब आपको वैसे नेचर पता चल गई तो चार्जेस अब आपको बताना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आप हीलियम नेचर की बात कर रहे हो, पॉजिटिव अल्फा, तो ये 2 4 होता है, तो इसका मतलब ये है कि इस पे +2 चार्ज है। ठीक है, +2 चार्ज, -1, गैमा नो चार्ज क्योंकि न्यूट्रल है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जब हम डिफ्लेक्शन की बात करते हैं, अब क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की बात हो रही है, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का मतलब ये हुआ कि अगर लेट सपोज मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट हो और यहाँ पे एक नेगेटिव प्लेट हो। ठीक है। और मैंने एक सोर्स रखा है और वो तीनों तरह की रेडिएशन एमिट कर रहा है। ठीक है। इस सोर्स में से तीनों रेडिएशन एमिट हो रही है, अल्फा बीटा गैमा। ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास डिटेक्टर रखे हुए हैं 3 अलग अलग पोजिशन पे। ठीक है, हमने ये चेक करना है कि कौन सी रेडिएशन आपके पास डिफ्लेक्ट होती है और कौन सी नहीं होती। ठीक है। और अगर हो रही है तो किस डायरेक्शन में हो रही है। तो सबसे पहले अगर हम गैमा की बात करें तो गैमा को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि गैमा पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो गैमा पे कोई चार्ज नहीं है, गैमा बिल्कुल आपके पास स्ट्रेट जाके डिटेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है। फिर बात करते हैं अल्फा और बीटा की। तो अल्फा और बीटा में डिफ्लेक्शन तो होगी, ये तो आपको भी पता है क्योंकि प्लस माइनस चार्ज है, तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। बीटा विल डिफ्लेक्ट क्विकली टू द पॉजिटिव, अल्फा विल स्लोली डिफ्लेक्ट टू नेगेटिव। बिल्कुल सही। अच्छा, अब अल्फा का सेम वही प्रॉब्लम है, उसका मास हैवी है। अच्छा, अब अल्फा का मास क्योंकि हैवी है, अल्फा का मास हैवी होने की वजह से क्या होगा कि वो इतना जल्दी डिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा जितना जल्दी बीटा डिफ्लेक्ट होगा। तो बीटा का जो एंगल होगा ना डिफ्लेक्शन का, वो ग्रेटर होगा। अब बीटा क्योंकि नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। इसका मतलब ये कि जो उसका एंगल होगा वो हमारे पास ग्रेटर होगा। उसका एंगल हमारे पास ग्रेटर होगा डिफ्लेक्शन का। थोड़ा सा स्ट्रेट बन गई, इसको थोड़ा सा कर्व करते हैं। ठीक है। और जब हम अल्फा की बात करेंगे ना, तो अल्फा आपके पास नेगेटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट होगा, उसका एंगल बहुत शॉर्ट होगा। ठीक है। तो अब इसमें आप डिफरेंस देख सकते हो कि इसमें आपके पास ये वाली जो रे है ये बीटा है, ये अल्फा है और ये गैमा। तो अब आप एंगल देखो कि कितना डिफरेंट है, क्योंकि अल्फा थोड़ा सा हैवी होने की वजह से इतना इजीली जल्दी डिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा, और बीटा जो है वो आपके पास इजीली डिफ्लेक्ट हो जाएगा विद ग्रेटर एंगल। तो कभी कभार वो आपसे ये भी पूछता है कि आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सा पार्टिकल कहाँ डिफ्लेक्ट हुआ, कहाँ ऑब्जर्व हुआ। तो उसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम उसके डिफ्लेक्शन एंगल से फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है। सर मुझे ना आयनाइजेशन समझा दें, अच्छा, मतलब उसकी आयनाइजेशन। डेफिनेशन या। आयनाइजेशन का कॉन्सेप्ट बेसिकली सिंपल ये है कि आपके पास जब चार्जेस की बात होती है ना, जिस तरह अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी की बात करो, अगर किसी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन आपके पास आपने वहां से बाहर निकाले, क्योंकि जब उनके वैलेंस शेल होते हैं, केमिस्ट्री में भी किया होगा कि आप उसमें फिलिंग करते हो, तो वहां पर डेफिशिएंसी या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है। अब क्योंकि अल्फा का चार्ज, अल्फा का मास ग्रेटर है, उसका न्यूक्लियस हैवी है, तो उसमें से आपके पास आयोनाइजेशन का प्रोसेस करना इजी होगा। ठीक है। हमने ये नहीं करना कि चार्ज बताना कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, आपने सिर्फ आयनाइजेशन के प्रोसेस को माइंड में रखना है कि इसमें अल्फा में इजी होता है। ठीक है, क्योंकि उसका आपके पास न्यूक्लियस बड़ा, उसका मास ग्रेटर है। तो उसमें से अगर आपने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी या एक्सेस कैलकुलेट करना हो, आपने ये चेक करना हो कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव आयन बनेगा या नेगेटिव आयन। बेसिकली सर कि वो कितना मतलब अपना हाँ, लूज कर रहा है, छोड़ रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन वहां से लूज हो रहे हैं आपके पास, उससे फिर आप जो है वो उसकी आयनाइजेशन पावर फाइंड आउट करते हो। लेकिन इसमें आपके पास ये नंबर्स कैलकुलेट नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये टॉपिक डिटेल में नहीं है नंबर्स कैलकुलेट करना, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि किसकी ग्रेटर होती है किसकी लेस। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। बाकी फिर ये है कि कोई टॉपिक ऐसा आएगा बीच में तो हम कर लेंगे रिवीजन, वरना तो हम टॉपिक्स तो बहुत सारे मिल जाएंगे हमें।
क्वेश्चन वन है विच टाइप ऑफ रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? बीटा पार्टिकल। ठीक है, सिंपल था। सेकंड, अच्छा हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट ये था। हाफ लाइफ वैसे आपने बुक में और सब में पढ़ा होगा, अलग अलग फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको सिंपल सा प्रोसेस मैंने बताया था कि आप उसको डिवाइड बाय टू करते जाओ और जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली मैच करो। अब जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप प्रोड्यूसेस अ काउंट रेट ऑफ 10,000 काउंट्स पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट में वो 10,000 काउंट्स रीडिंग दिखा रहा है आपको डिटेक्टर पे। और हाफ लाइफ जो है वो उसकी 1 डे है। ठीक है, मतलब एक दिन में वो हाफ हो जाएगा, यानी ये 10,000 था तो ये 5,000 में आ जाएगा एक दिन में। ठीक है, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि व्हाट वाज द काउंट रेट ऑफ द सैंपल 2 डेज अगो। मतलब 2 दिन के बाद उसका क्या काउंट, मतलब क्या वैल्यू होगी वो आपने बताना है। इसमें आपने बेसिकली, सॉरी, ये इसमें ये एक लाइन को 2 days ago है। हाँ, तो इसमें आपने प्रीवियस 2 डेज बताने, इससे पहले के 2 दिन बताने कि इससे पहले के 2 दिन आपके पास ओरिजिनल काउंट रेट क्या था। ठीक है, तो अब आप इसको रिवर्स करो, 10 है, 10 को डबल करो तो आप कितने पे पहुंचोगे? 20। क्योंकि वो आपको रिवर्स लेकर जा रहे हैं। अब 20 को डबल करो तो आप कितने पे पहुंचोगे? 40। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हमने इसे सर लेकिन हम मल्टीप्लाई। उसकी हाफ लाइफ नहीं ऐड करेंगे, अब उन्होंने यानी आप 5,000 और 5,000। नहीं, आपके पास बेसिकली पता है क्या है, हाफ लाइफ उन्होंने कहा है कि वो एक दिन में हाफ डिके होता है। ये तो उन्होंने एक नंबर आपको बताया कि 10,000 वो अभी रीडिंग शो कर रहा है। ठीक है, अब ये और उन्होंने बाद में क्वेश्चन पूछा ना कि 2 दिन पहले तक वो कैसा था। अब 2 दिन पहले तो वो 40,000 पे था, अब हमें नहीं पता कि वो ओरिजिनल सैंपल उसका क्या था। हो सकता है ओरिजिनल सैंपल उसका 4 लाख में हो। उन्होंने तो हमें बस एक सैंपल बताया कि इस टाइम पर हमने एक मटेरियल रखा और उसकी हमें ये रीडिंग मिली। उससे हमें ये नहीं पता चलता कि आपके पास जब तक आप उसको टेस्ट नहीं कर लो एक टाइम तक, ठीक है, तो आपको ये आइडिया नहीं होगा कि ये कितने टाइम से ओरिजिनल चलता आ रहा है। ठीक है, तो उन्होंने आपको सिर्फ एक नंबर दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ये बताओ कि उसके 2 दिन पहले के काउंट रेट क्या थे। तो 2 दिन पहले का काउंट रेट का मतलब है कि हमारा जो मेन पर्पस था वो ये वाली लाइन थी, द हाफ लाइफ ऑफ द आइसोटोप इज 1 डे। अब 2 दिन का मतलब ये कि ये 2 बार हाफ डिके हो चुका है। तो 2 बार हाफ डिके होने का मतलब ये कि आप इसको 2 बार ऐड कर लो, मतलब मल्टीप्लाई बाय टू कर दो उसको। तो 40,000 काउंट्स पर अच्छा मिनट वही जो आएगा। हम बात पहले भी हम डिवाइड करे हाँ, थे पहले उसको हम डिवाइड मल्टीप्लाई करते कर थे, लो। इसको मल्टीप्लाई करना है, या आपने रिवर्स जाना है पास्ट में। तो विच न्यूक्लियस इज प्रोड्यूस व्हेन इमर्शियम एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल। अच्छा, इसकी एक इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। लेट सपोज, मैं इसको एक्सप्लेन भी इसी के साथ कर देता हूँ, अगर जिसको नहीं पता होगा उसको क्लियर हो जाएगा, जिसको पता है अच्छी बात है। अब जैसे लेट सपोज अगर हम डिके की बात करें ना, तो अभी हमने लिखा कि अल्फा की नेचर हीलियम होती है, बीटा की इलेक्ट्रॉन और गैमा न्यूट्रल, बिल्कुल कुछ भी नहीं होता उस पे। तो इमर्शियम अगर हमारे पास 95 टू 41 है और इसमें से अगर अल्फा एमिट हो गया, ठीक है, अल्फा का प्रोटॉन नंबर यानी एटॉमिक नंबर 2 था और एटॉमिक मास 4 था। तो इसका मतलब ये कि 95 में से हमें 2 माइनस करना है और एटॉमिक मास में से हमें यानी 241 में से हमें 4 माइनस करना है। ठीक है, तो रिमेनिंग जो वैल्यू होगी वो हमारे पास नया एलिमेंट बना देगा। ठीक है, तो इसमें आपको एलिमेंट्स याद नहीं करने होते, सिर्फ ये याद रखना होता है कि डिके कौन सा हो रहा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपके पास कौन सा बन रहा है? 95 का मतलब है यहाँ पे 93 आना चाहिए और ऊपर आपके पास 237 आना चाहिए। तो ये NP बन रहा है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए। तो इसमें ये सिंपल केस होता है, इसमें आपको एलिमेंट्स याद नहीं करने पड़ेंगे, ये कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ये याद रखना है कि अल्फा की नेचर कैसी है, उसमें से माइनस करके हम नंबर्स को फाइनल इक्वेशन बना के और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और 4 में विच स्टेट्स द 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय इन ऑर्डर ऑफ देयर। अच्छा, इसमें आयोनाइजेशन बतानी है फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। हाईएस्ट से शुरू करना है और लोएस्ट पे लेकर आनी है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए।
ठीक है, ये भी सिंपल हम डिस्कस कर चुके हैं। अल्फा की आयनाइजेशन सबसे हाईएस्ट है, फिर उससे कम बीटा, फिर उससे कम गैमा, ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ तक तो सिंपल थे, कोई मुश्किल नहीं था। और विच स्टेटमेंट अबाउट द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज करेक्ट? स्टेटमेंट्स आप देख लो पहले इसमें। अच्छा, बेसिकली क्या होता है कि हाफ लाइफ में आपका जो मास है या तो वो हाफ डिके हो जाए, आप इस तरह से लिख सकते हो, या जो काउंट रेट्स होते हैं वो आपके हाफ हो जाते हैं, आप इस तरह से लिख दो। वरना जो न्यूक्लियस होता है आपके पास, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो होते हैं, वो आपके पास हाफ हो जाए, इस तरह से भी डेफिनेशन लिखी जाती है। तो मल्टीपल तरह से डेफिनेशन लिख सकते हैं। बेसिकली आपने इसमें से कॉन्सेप्ट वाइज देखना है कि कौन सी डेफिनेशन बिल्कुल एक्यूरेट है। फर्स्ट में लिखा हुआ हाफ लाइफ चेंजेस एज द आइसोटोप डिकेज। आइसोटोप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हमने इसमें, तो आइसोटोप नहीं हो सकता। हाफ लाइफ इज द टाइम इट टेक्स फॉर द न्यूक्लियन नंबर ऑफ द आइसोटोप टू द हाफ। तो न्यूक्लियन नंबर हाफ हो जाए, ऐसा भी कोई इसमें हमारा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हमने। फिर सी है टाइम टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टू डिक्रीज टू जीरो। तो यहाँ पे जीरो वाला कॉन्सेप्ट लिख दिया। यहाँ पे आइसोटोप आइसोटोप, तो डी ऑप्शन आपके पास राइट होगा, क्योंकि टाइम टेक्स फॉर द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द आइसोटोप टू डिक्रीज बाय हाफ। सिंपल। ठीक है। A factory continuously produces plastic sheets. A radioactive isotope and a detector are used to check the thickness of the sheet. Or which is the most suitable source to use? अच्छा, अल्फा, अब प्लास्टिक शीट है, प्लास्टिक शीट का मतलब ये कि अल्फा पेपर से स्टॉक हो जाता है, तो प्लास्टिक से भी स्टॉक हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें ऐसा चाहिए जो थिकनेस, जब हम फाइंड करते हैं ना बेसिकली, तो थिकनेस फाइंड करने का देखो एक प्रॉब्लम, एक प्रोसेस इस तरह से होता है कि लेट सपोज आपके पास, जब हम कोई भी शीट की एग्जांपल लें, लेट सपोज मेरे पास एक रॉड है, लेकिन वो थोड़ी सी नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, वो इस तरह से थी। तो जब मैं इससे से रेडिएशन पास करूंगा इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, और दोनों तरफ डिटेक्टर्स लगाऊंगा, तो मेरे पास काउंट रेट की रीडिंग कहाँ पर ज्यादा होगी? रेडिएशन मेरे पास मुझे यहाँ पर ज्यादा मिलेगी, क्योंकि यहाँ से शीट जो है वो थोड़ी सी थिन है। तो यहाँ से जो है वो रेडिएशन ज्यादा क्रॉस हो जाएंगी, और यहाँ से कम क्रॉस हो पाएंगी। ठीक है, तो इस वजह से मुझे काउंट रेट यहाँ पर ज्यादा मिलेगा। तो इस वजह से हमें इसको क्रॉस करना है, ताकि हम डिटेक्टर तक पहुंच सके, हमें पता चले कि थिकनेस इक्वल है या नहीं। अगर मुझे दोनों साइड पे इक्वल रीडिंग मिलती, तो इसका मतलब है शीट बिल्कुल यूनिफॉर्म है। ठीक है, सेंटर में भी एक लगा दें ताकि सेंटर में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। बस रीजन ये बताने का कि आप डिफरेंट पॉइंट्स पे डिटेक्टर से डिटेक्ट करते हो, वरना आप एक बीम पास करके देख सकते हो कि हर पॉइंट पर सेम आ रहा हो। तो बीटा चाहिए हमें कम से कम, क्योंकि अल्फा तो स्टॉप हो जाएगा, अल्फा तो कोई रीडिंग ही नहीं दे पाएगा, तो अल्फा वाले ऑप्शंस तो कैंसिल हो गए। तो अब बीटा में से चूज करना है। और दूसरी बात ये है कि आपके पास इसकी हाफ लाइफ कितनी होनी चाहिए? फ्यू मिनट्स की होनी चाहिए या सेवरल ईयर्स की होनी चाहिए? ठीक है, तो आपके पास बीटा सोर्स है, और बीटा सोर्स क्योंकि आपके पास एक फैक्ट्री जो है वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस कर रही है। अगर एक बार की टेस्टिंग होती तो हम फ्यू मिनट्स यूज करते, तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर सेवरल लेयर्स की यूज करेंगे, ताकि वो प्रोसेस टेस्टिंग का आपके पास चलता रहे। ठीक है, फ्यू मिनट्स और सेवरल मिनट्स का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि जिस तरह नॉर्मल अगर कहीं पर पाइप की लीकेज भी अगर आइडेंटिफाई करनी होती है, तो मेटल पाइप्स होते हैं अंडरग्राउंड, तो बाहर में यही होता है कि वो लोग रेडियो एक्टिव उससे डिके से उसको डिटेक्ट करते हैं। तो वहां पर आप शॉर्ट हाफ लाइफ यूज करते हो, क्योंकि वहां पर जब आप टेस्टिंग करके जाओगे, तो फिर नॉर्मल लोग वहां से जब गुजरेंगे तो वो उनको इफेक्ट करेगी रेडिएशन। तो वहां पर आपके पास जो है वो सेफ्टी जरूरी होती है। लेकिन फैक्ट्री में तो आपको पता है एक सोर्स अलग ही है टेस्टिंग का, तो वहां पर सेफ्टी मेजर्स हम कर सकते हैं इजीली, क्योंकि वहां हर नॉर्मल इंसान आता जाता नहीं है। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज 24 आवर्स।
sample of isotope produce an initial count rate of 720 counts per second, और how long does it take for the count rate to fall to 90 seconds काउंट्स पर सेकंड। इसमें वही कॉन्सेप्ट है, 720 को आप डिवाइड करोगे जब तक आपके पास 90 आंसर नहीं आ जाता। तो 720 को आपने पहली बार हाफ किया 360 आया, दोबारा हाफ किया 180 आया, दोबारा हाफ किया 90, यानी 3 हाफ लाइफ करने के बाद आपके पास 90 आ गया। और एक हाफ लाइफ कितने टाइम की थी? 24 आवर्स। एक हाफ लाइफ 24 आवर्स की थी, और 3 हाफ लाइफ के बाद, मतलब 3 बार इसको डिवाइड बाय 2 किया तो हमारे पास आंसर आ गया 90। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 को आप मल्टीप्लाई बाय 24 कर लो, तो आपके पास आंसर आ रहा है 72। ठीक है, सिंपल सा मेथड है। और क्वेश्चन 10। अच्छा, इसमें यहाँ पर आपसे सिंपल ये पूछा, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहा है वो। ठीक है, रेडिएशंस में कंफ्यूज नहीं होना, वरना तो आपको सारे ऑप्शन सही लगेंगे। तो बेसिकली उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पूछा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सिर्फ एक ही होती है हमारे पास, गैमा। अच्छा, अब हमारे पास जो बेसिकली डिटेक्टर्स होते हैं ना, डिटेक्टर्स में हमारे पास दो फेमस डिटेक्टर्स हैं। एक जीएम ट्यूब होता है, और एक हमारे पास विल्सन क्लाउड चेम्बर होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके पास दो डिवाइसेस, मतलब दो साइंटिस्ट ने डिवाइसेस बनाई थी कि जिससे आप रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकते हो। तो इसमें लिखा हुआ है कि इन द गीगर मार्स्टन एक्सपेरिमेंट, ये जीएम ट्यूब ही है बेसिकली, गीगर मोलर ट्यूब होती है बेसिकली इसका नाम। और अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल इज फिक्स्ड एट अ वेरी थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल इन अ वैक्यूम, व्हाट इज डिड्यूस फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। अब उन्होंने कहा है कि आप अल्फा पार्टिकल को, सॉरी, फायर्ड किया आपने थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल। ठीक है, मतलब ये रदरफोर्ड का जैसे एक्सपेरिमेंट था उसी तरह का एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। अब आपसे वो ये पूछ रहे हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या कंक्लूजन मिल रहा है। अल्फा पार्टिकल्स आर रिपेल्ड बाय इलेक्ट्रॉन, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एटम्स कंटेन एयर, ये भी कोई कंक्लूजन नहीं था, हमने कोई रिजल्ट्स ऐसा नहीं पढ़ा। इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन एटॉमिक न्यूक्लियाई, बिल्कुल भी नहीं होते आपके पास न्यूक्लियस में वो। तो सिंपल सा ऑप्शन है कि न्यूक्लियाई आर मच स्मॉलर देन एटम। ठीक है, हाँ उसी तरह वर्किंग है, लेकिन इनकी वर्किंग वगैरह आपसे नहीं पूछते। इसमें भी उन्होंने क्वेश्चन जो है वो दिया तो, लेकिन उन्होंने ऑप्शंस ऐसे दिए कि आप ऑप्शंस देखकर भी आंसर बता सकते थे। ठीक है, रदरफोर्ड में बता देता हूँ, अभी कोई क्वेश्चन आते हैं ना उससे रिलेटेड, तो मैं वो, इसका वैसे अलग एक चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी के बाद एटॉमिक मॉडल का, उसमें उसके क्वेश्चंस होंगे, तो वहां पर हम उसको देखते हैं। अच्छा, इसमें से एटॉमिक नंबर मिसिंग है, पता नहीं क्वेश्चन पूरा है या नहीं। अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप एमिट्स बीटा पार्टिकल, बीटा एमिट कर रहा है, सैंपल ऑफ दिस आइसोटोप इज लेफ्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट इज इक्वल टू इट्स हाफ लाइफ। मतलब उस हाफ आइसोटोप को उसकी हाफ लाइफ जितने टाइम के लिए हमने छोड़ दिया। ठीक है, और विच टू क्वांटिटीज डिक्रीज टू हाफ ऑफ देयर इनिशियल वैल्यू ड्यूरिंग दिस टाइम। तो कौन कौन सी क्वांटिटीज हाफ हो जाएंगी ये आपने बताना है। एक तो हमें पता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हाफ होते हैं, क्योंकि ऊपर हमने डेफिनेशन की थी, ऊपर डेफिनेशन में भी हमें पता है कि हमने नंबर ऑफ सर न्यूक्लिया था। ठीक है, तो द डिके रेट एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ए पॉसिबल नहीं है, द मास ऑफ द सैंपल एंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, तो उसमें सिंपल सी ऑप्शन होगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आपके पास ये हाफ हो जाएगी, डिके रेट और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई,
क्योंकि डिके रेट भी जिस तरह नंबर हम लिखते हैं, अगर 1000 था वो 500 पर आएगा, फिर 500 से 250 पर जाएगा, तो नंबर में भी चेंज आता है। तो बेसिकली उसको हम डिके रेट कह रहे हैं। और अगर हम टोटल मास के उससे एक्सपेक्ट से देखें तो न्यूक्लियाई हो रहा है आपके पास। बेसिकली बीटा उन्होंने आपको ना एक रेफरेंस के लिए वैसे लिख कर दिया है, बीटा का कोई ऐसा खास लिंक है नहीं। उन्होंने बस कहा है कि वो बीटा एमिट कर रहा है। आपके पास कोई भी एमिशन हो, हाफ लाइफ और डिके रेट दोनों में, तीनों में चेंज हो रहा होता है। ठीक है। तो बीटा सिर्फ उन्होंने ये बताया कि वो बीटा एमिट कर रहा है, ठीक है, तो बीटा एमिट हुआ, कोई मसला नहीं है तो वो रेडिएशन ही। उनका कंसर्न बीटा से नहीं था। बीटा से रिलेटेड कोई लिंक भी नहीं है आंसर्स में, तो उसमें तो कंफ्यूज। सर सी फिर आंसर कैसे है? ठीक है। एक तो सबसे पहली चीज, क्या आपको हाफ लाइफ की डेफिनेशन पता हो? ठीक है, कि हाफ लाइफ में हम करते क्या है, क्योंकि उन्होंने कहा कि कौन सी क्वांटिटीज डिक्रीज हो रही हैं ड्यूरिंग हाफ लाइफ, क्योंकि वो टाइम जो था वो हाफ लाइफ के इक्वल था। तो हाफ लाइफ की डेफिनेशन के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हाफ होते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हाफ हो गए। अगर हम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की बात नहीं करते, अगर हमारे पास डिटेक्टर है, लेट सपोज, क्योंकि डिटेक्टर हम नॉर्मल लाइफ में इस तरह तो यूज नहीं करते हम डेली अपने पर्पज में, तो नंबर ऑफ डिटेक्टर्स, डिके रेट फाइंड आउट करने के लिए अगर हमारे पास डिटेक्टर है, तो जिस तरह हमारे पास रीडिंग्स होती हैं 1000, 500, 250, तो नंबर भी आपके पास डिक्रीज हो रहा है। पहले 1000 से 500, 500 का चेंज आया, फिर 500 से 250, 250 का चेंज आया, इसका मतलब डिके रेट भी आपका चेंज हो रहा है। ठीक है। इस वजह से यहाँ पर आपके पास सी ऑप्शन है। बीटा सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए था, उसका कोई लिंक नहीं है। अच्छा, अब ये वाला रेंज का क्वेश्चन है, जो हम रेंज डिस्कस कर रहे थे बेसिकली। तो विच रॉ गिव्स द रेंज एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल? अल्फा आपको पता है पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव वालों को तो कैंसिल कर देते हैं। तो 50-50 हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव। और अब आप देखो कि फ्यू मीटर्स या फ्यू सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि अल्फा जो है वो कुछ पेपर से इजीली स्टॉप हो जाता है, एक पेपर से, तो इसका मतलब है उसकी रेंज कुछ ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है। तो वो फ्यू सेंटीमीटर्स तक एयर में ट्रेवल कर सकता है। तो बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है। और इसी तरह से विच रॉ स्टेट्स द नेचर एंड रेंज ऑफ बीटा पार्टिकल इन एयर? तो इसमें भी हमें पता है कि वो इलेक्ट्रॉन होता है, ए और बी तो नहीं होगा। और रेंज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो रेंज हमें पता है कि 1 से 10 और 10 से 100, तो 1 से 10 का मतलब ये कि वो तो अल्फा के लिए होगी, 10 से 100 आपके पास जो है वो बीटा के लिए। ठीक है। फिर उन्होंने आपसे ये पूछा है कि दीज टाइप्स, 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय एन स्टेबल न्यूक्लियाई आर इलेक्ट्रॉन, हीलियम न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। व्हाट आर दीज टाइप ऑफ रेडिएशन? रेडिएशन की टाइप बतानी है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स कौन सी टाइप में आते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई किस में आएगा? सिंपल है। इलेक्ट्रॉन आपको पता है बीटा, हीलियम न्यूक्लियाई अल्फा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गैमा। ठीक है, इजी था ये भी। तो प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जिस तरह ये भी 3 क्वेश्चन गए हैं, सारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे। अब ये दोबारा हाफ लाइफ का क्वेश्चन है। अभी इसके क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट, इसके 60 क्वेश्चंस हैं। और फिर हमारे पास एटॉमिक मॉडल भी है। हम इसको 2025 तक कर लेते कंप्लीट, ताकि ऑलमोस्ट हाफ वे तक हमारा हो जाए, क्योंकि थोड़ा मोमेंटम का टॉपिक एक्सप्लेनेशन था, डिटेल्ड हो गया, वरना खत्म कर लेते हम इसको। खैर कोई बात नहीं, आप लोग इसको अपने एंड पर भी देखना, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा वेटेज नहीं है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। 30 तक हम उसको कर लेते हैं, या 20-25 जो सेम है उसको स्किप कर देंगे। जिस तरह अब ये आपके पास है हाफ लाइफ, अ सैंपल ऑफ वुड कंटेन्स, इतने न्यूक्लियाई हैं सर अब। बी। बी आ रहा है, ठीक है। और रेडियो एक्टिव डिके हुआ, उसकी हाफ लाइफ दी हुई है 5600 ईयर्स। उसके बाद उन्होंने कहा हाउ मेनी कार्बन रिमेन इन द सैंपल आफ्टर 16800 ईयर्स। ठीक है। अब इसमें आपके पास उन्होंने ट्रिक ये की, उन्होंने आपको टाइम दे दिया। ठीक है। अब टाइम देने का मतलब ये हुआ कि आपको इस बार उसने काउंट रेट के हिसाब से नंबर नहीं बताए, वो उससे आपसे इसने खुद पूछ लिया कि उसकी हाफ लाइफ इतने ईयर्स हैं, तो इतने ईयर्स के बाद कितने सैंपल होंगे।
ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको देखो डिवाइड करके, अगर आप देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप, इसको कोई बात नहीं, अगर उसने नंबर्स नहीं दिए तो आप एयर को कैलकुलेशन में ले आओ। आप एयर्स की कैलकुलेशन से फाइंड आउट कर सकते हो, कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, तो 5600 आपके पास ओरिजिनल वैल्यू थी। ठीक है, और अगर आप इसको डिवाइड करके देख लो ना, अब आपके पता है कि 16,000 वाली वैल्यू ग्रेटर है, तो हम पहले ये देख लेते कि कितनी हाफ लाइफ होगी इतने सालों में। तो आप क्या करोगे, 16,800 को डिवाइड कर लो हाफ लाइफ से। ठीक है, आपने इसको डिवाइड कर लिया इससे, आपके पास आंसर आ गया 3। ठीक है, 3 का मतलब ये हुआ कि आपके पास 3 हाफ लाइफ होंगी। 3 हाफ लाइफ का मतलब ये कि आप इसको 3 बार डिवाइड बाय 2 कर लो। ठीक है, तो 3 बार डिवाइड बाय 2 करने का मतलब ये है कि 9 को एक बार डिवाइड करो, दूसरी बार डिवाइड करो, फिर तीसरी बार डिवाइड करो, और 3 हाफ लाइफ्स में आप देखो कि इसका आंसर कितना आ रहा है। मैं एक मिनट साइंटिफिक कैलकुलेटर से देख लूं। अगर कैलकुलेशन कर ली है तो आपने, अच्छी बात है। 9 एक्सपोनेंट 16 है आपके पास। या आपके पास 1.1 आ रहा है, एक्सपोनेंट 16, यानी ऑप्शन बी आ रहा है। तो आप लोग अपने पास भी चेक कर लो। ठीक है, मेरे पास ऑप्शन बी आ रहा है कैलकुलेशन करने के बाद। ठीक है, तो आप भी एक बार साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाए। ये सर छोटी सी गलती हो गई थी। वो टू के साथ हमने 3 हाफ लाइफ सी थी, तो टू के साथ डिवाइड करना था ना, गलती से 3 के साथ डिवाइड कर दिया। अच्छा, नहीं बस आप इस नंबर को जो है ना वो तो एक बार। टू को 3 दफा हाँ डिवाइड। हाँ। जी, पहले एक बार इसको डिवाइड बाय 2 करोगे आप। ठीक है, और फिर दोबारा से इसको रिपीट करोगे, और फिर एक और बार रिपीट करोगे, जो भी आंसर आएगा। ठीक है, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है पूछ लेना। वैसे इजी है, क्योंकि वैसे इसके फॉर्मूला और एक्टिविटी सब उससे करवाते हैं, लेकिन मुझे इजी यही लगता है कि आप इसको हाफ करके देखो, सबसे आसान यही मेथड है। अब देखो क्वेश्चन उसने चेंज किया, हमने सेम उसी टेक्निक से किया, हमारा फिर भी आंसर सही है, इजी है। ठीक है, 17 18 जल्दी से बताओ, क्योंकि ये सिंपल आपके पास थियोरेटिकल है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी इसमें। सी आ रहा है आंसर। ठीक है, उन्होंने लिखा हुआ है कि द बैज इज यूज टू मॉनिटर द लेवल ऑफ देयर एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो फोटोग्राफिक फिल्म यूज कर रहे हैं हम, और विच रेडिएशन इज डिटेक्टेड, गैमा एंड बीटा। ठीक है, फोटोग्राफिक फिल्म बैच है, अल्फा तो उससे रुक जाएगा, अल्फा तो डिटेक्ट ही नहीं हो पाएगा। और 18 का उन्होंने पूछा है, व्हेन अ रेडियो एक्टिव एटम डिकेज बाय अल्फा पार्टिकल एमिशन इट्स न्यूक्लियस लूजेस। ठीक है, उन्होंने आपसे पूछा है अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल का जब भी एमिशन होता है तो उसमें आपको पता है हीलियम के इक्वल होता है, और हीलियम के इक्वल होने का मतलब ये हुआ कि आपके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, क्योंकि हम हीलियम में लिखते हैं 2He4।
अब 4 का मतलब ये होता है कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन वो मिलके 4 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बना रहे हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। और 19 और 20 भी इजी है, ट्राई करना। वही हाफ लाइफ पूछा और कुछ भी नहीं है। डिफ्लेक्शन वाला देख लेते। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अल्फा पार्टिकल? ये तो सिंपल है बहुत। आयोनाइजेशन इफेक्ट इसका स्ट्रांग होगा और पॉजिटिव होगा। सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला देखते हैं। अल्फा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से पास हो रहा है, और बीट मैग्नेटिक फील्ड से। क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि इफेक्ट क्या होगा, दोनों से डिफ्लेक्ट होगा या किसी एक से, या किसी से भी नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड से तो डिफ्लेक्ट होगा, हमने देखा था। और मैग्नेटिक फील्ड से भी होगा, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था हमने। लेफ्ट हैंड रूल में भी हमने देखा था, उन्होंने अल्फा और बीटा पार्टिकल्स दिए थे, क्योंकि इन पे चार्ज होता है। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर जब एक्ट करती हैं तो एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं, तो दोनों डिफ्लेक्ट होंगी। और न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन है। फिजन में आपको पता है कि हैवी न्यूक्लियस को स्प्लिट करके डॉटर न्यूक्लियाई बनाते हैं हम, पेरेंट न्यूक्लियाई से। और फ्यूजन में हम डॉटर न्यूक्लियस को कंबाइन करके हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। तो उससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक फिजन एक फ्यूजन है। फिजन में पहले ये बताने कि वो आपके पास लार्ज न्यूक्लियाई बनाता है या स्मॉल। तो वो पता होगा तो आपके पास ऑप्शन 50-50 हो जाएंगे। ठीक है, लार्ज नहीं बनाता क्योंकि वो स्प्लिट करता है, फिजन स्प्लिट करता है, तो सी या डी होगा। और फ्यूजन की बात जहां तक है, फ्यूजन में उन्होंने पूछा है फ्यूजन इज द एनर्जी सोर्स ऑफ अ स्टार, और रिलीज इज एनर्जी इन अ पावर स्टेशन। अच्छा, पावर स्टेशन में हम फिजन यूज करते हैं। फिजन हमारा यूज होता है पावर स्टेशन में। अगर स्पेस फिजिक्स किसी ने लेक्चर देखे हो या पढ़ा हो खुद से भी, तो उसमें आपने देखा होगा कि स्टार्स में फ्यूजन रिएक्शन होता है, और उसमें हम हीलियम यूज कर रहे हो, हाइड्रोजन यूज करते हैं बेसिकली एज अ फ्यूल। और कुछ टाइम बाद जब हाइड्रोजन रन आउट होता है, फिर हीलियम वो जो बना रहा होता है, हीलियम कंटिन्यू करता है। तो स्टार्स में आपके पास एनर्जी सोर्स होता है वो। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास सी ऑप्शन राइट है। पावर स्टेशन जो है वो फिजन का काम है, वो फ्यूजन का नहीं है। सर आई थॉट कि वो फ्यूज हुआ ना तो एनर्जी रिलीज होगी, तो नहीं। इसलिए मैंने कहा। हाँ, वो एनर्जी रिलीज तो करता है, लेकिन पावर स्टेशन का रेफरेंस गलत है। ठीक है। और उसके बाद 24 है, विच ग्राफ शोज हाउ द काउंट रेट ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप वेरीज विद टाइम। अच्छा, इसमें आपको याद होगा जब हम इसका ग्राफ, कोई भी ग्राफ अगर माइंड में आ रहा हो तो इसका ग्राफ आप सोचो कैसा था। उस ग्राफ के बारे में हम कहते थे कि एक्सपोनेंशियल डिके होता है। एक्सपोनेंशियल डिके का मतलब है ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि टाइम के साथ वैल्यूज में शॉर्ट होती जाती हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लगता है कि पैरेलल होता जा रहा है। ठीक है। जैसे सर अभी हमने 1000 की ऑप्शन दी थी कि पहले बिल्कुल। 500 से वहां पे 2। हाँ, तो इस वजह से वो ग्राफ एक्सपोनेंशियल डिके करता है हमेशा। फॉर विच पर्पस इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप कार्बन यूज? कार्बन 14 हम क्यों यूज करते हैं, बेसिकली ये इसकी यूज से रिलेटेड है। ठीक है। कार्बन 14 आपको पता है, आपने आर्टिकल बहुत साइंस और उसमें भी पढ़ा होगा, कि आपके पास जो डिस्कवरीज वगैरह होती है ओल्ड एंशियंट बोन्स की, उनके लिए यूज किया जा रहा होता है, क्योंकि जब डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है वहां पर ये सारा प्रोसेस कार्बन 14 और कार्बन डेटिंग के नाम से पूरा टॉपिक है। आप एक बार बुक से पढ़ लेना ये एक्सप्लेनेशन और ये थोड़ी बहुत थ्योरी, तो वही माइंड में रह जाएगी आपके पास। नहीं, पावर स्टेशन में हम यूज नहीं करते। हम इसको जो है वो जो एंशियंट बोन्स होती है, क्योंकि कार्बन डेटिंग का प्रोसेस होता है उसमें भी हाफ लाइफ और ये सब लिंक होता है, उसमें हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने टाइम पुरानी होगी, कब ये डिकम्पोज हुए होंगे। ये सब चीजें हम डिस्कस करते हैं। और व्हेन डीलिंग विद रेडियो एक्टिव मटेरियल्स दीज आर पॉसिबल डेंजर्स, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? Beta particle can pass through skin and damage body cells. Material that emit only alpha particles must be kept in thick lead container. Radioactive materials are safe to handle after two half-lives, or sources of gamma radiations are dangerous because they have long half-life.
तो इसमें आप किस ऑप्शन को टिक करोगे? डी को। सोर्सेज ऑफ गैमा रेडिएशंस आर डेंजरस बिकॉज दे हैव लॉन्ग हाफ लाइफ। अच्छा, ये बात कैसे कंफर्म कि गैमा की जो है वो हाफ लाइफ लॉन्ग होती है? पेनिट्रेशन पावर हाई है, वो बात सही है, लेकिन हाफ लाइफ जो है ना वो मटेरियल पे डिपेंड करती है कि आप एलिमेंट कौन सा ले रहे हो। अब हो सकता है कि एलिमेंट जो आप ले रहे हो जिसकी हाफ लाइफ हैवी है, हो सकता है वो सिर्फ अल्फा एमिट कर रहा हो, क्योंकि ये चीज हमने अभी स्टार्ट में मैंने बताई थी कि एक एलिमेंट अल्फा भी एमिट कर सकता है, बीटा भी, गैमा भी, तीनों भी, दोनों भी। ठीक है। तो इसलिए गैमा की हाफ लाइफ लॉन्ग होना इस रेफरेंस से हमें लगता है कि उसकी पेनिट्रेशन पावर हाई है, लेकिन पेनिट्रेशन पावर हाई होने का मतलब ये नहीं कि उसकी हाफ लाइफ ग्रेटर हो। ठीक है। तो डी इस वजह से पॉसिबल नहीं है। और सी की अगर हम बात करें, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स आर सेफ टू हैंडल आफ्टर 2 हाफ लाइफ, तो ऐसा भी कोई रूल नहीं है। अगर उसकी बिलियन ईयर्स की हाफ लाइफ हो तो 2 हाफ लाइफ पे गुजर जाने पे भी आपके पास ना होने के बराबर इफेक्ट होगा। ठीक है। तो मटेरियल दैट एमिट ओनली अल्फा, तो बी भी बिल्कुल आपके पास यूजलेस है, तो ए आपके पास ऑप्शन करेक्ट है, जिसकी कोई सेंस बन रही है आपके पास बाकी ऑप्शंस के कंपैरिजन में। और 27 भी हाफ लाइफ से रिलेटेड है। उन्होंने कहा है कि एक एलिमेंट की हाफ लाइफ है 4 ईयर्स। अ सैंपल इनिशियली कंटेन्स 8,000 एटम्स। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल द सैंपल कंटेन 1,000 एटम्स? तो एक इसकी हाफ लाइफ है 4 ईयर, मतलब 4 साल बाद ये हाफ डिके होगा। तो इसका मतलब ये है कि पहले हम इसको 1,000 तक लेकर आते हैं, फिर एयर्स फाइंड करते हैं। इसकी पहली हाफ लाइफ हो गई, डिवाइड बाय 2 किया, ये आया 4,000 पे। ठीक है। फिर इसकी सेकंड हाफ लाइफ हो गई, इसको डिवाइड किया 2 से, ये आ गया 2,000 पे। फिर इसकी थर्ड हाफ लाइफ हो गई, इसको डिवाइड किया 2,000 से, ये आ गया 1,000 पे। तो इसका मतलब है हमारी कितनी हाफ लाइफ हो गई? 3। नहीं ना, है ऑप्शन क्यों नहीं है? देखो हाफ लाइफ कितने इयर्स की है? हाफ लाइफ है 4 इयर्स की। हमारे पास 3 हाफ लाइफ हुई है। 3 हाफ लाइफ का मतलब ये हुआ कि एक हाफ लाइफ 4 इयर्स की थी, तो 3 हाफ लाइफ आपके पास 12 इयर्स की होंगी। ईयर्स में बताने हमने। ठीक है, वो तो हमने नंबर निकाले ना कि यहाँ पर इसकी फर्स्ट हाफ लाइफ थी, यहाँ पे इसकी सेकंड हाफ लाइफ थी, और यहाँ पे इसकी थर्ड हाफ लाइफ थी। ये तो हमने नंबर कैलकुलेट किया बेसिकली। फिर हम उसको मल्टीप्लाई करके देख लेते कि कितनी हाफ लाइफ इसकी एक्चुअल एयर्स में हो रही है। ठीक है। तो आंसर आपके पास होगा सी। ठीक है। तो इस तरह के आपके पास क्वेश्चंस है, कुछ इतने मुश्किल नहीं है, बाकी भी मोस्टली इसी तरह से। डिस्पोज लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाईली रेडियो एक्टिव वेस्ट। ठीक है। ड्रेन कर देना, रिवर में डाल देना, बर्निंग इनटू अ फायर, ये आपके पास कोई सेफ रीजन नहीं है डिस्पोज करने का। हाँ, अंडरग्राउंड आप कर दो बहुत ज्यादा, वो सबसे ज्यादा सेफ है। फायर करोगे बर्न होगा, एयर में फैल जाएगा। ड्रेन करोगे आप कहीं भी, रिवर में, तो वो सब आपके पास जो है वो एडअप होता जाएगा, और बाकी फिर वही हाफ लाइफ है। ठीक है। और 30 में बेसिकली उन्होंने डेफिनेशन पूछी है, इनकम्प्लीट है, फिल इन द ब्लैंक्स करनी है आपने। तो बेसिकली हाइड्रोजन से हीलियम बन रहा है, तो हाइड्रोजन का से हीलियम बनने का मतलब है फ्यूजन रिएक्शन होगा, तभी हीलियम बन सकता है। ठीक है। तो सी ऑप्शन आपके पास राइट होगा। ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास जो है वो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए। ऑलमोस्ट हाफ हम कर चुके हैं, बाकी आप ट्राई करना, ऑलमोस्ट इसी तरह के होंगे। फिर कल हम ईयरली स्टार्ट कर लेंगे, ईयरली में भी ये क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। बाकी ये क्या, आप अपने एंड पर जो है वो उसको प्रैक्टिस करते रहना। सर फिर स्पेस नहीं करनी? स्पेस में कल स्टार्ट में करवाऊंगा सुबह, मतलब पहले सेशन में, ईयरली से। वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक सेशन में वो कंप्लीट कर लेंगे, फिर 2 सेशन हमारे पास होंगे ईयरली करने के लिए। ठीक है। तो हम एक पेपर ओ लेवल्स और एक पेपर आईजीसीएस की कोशिश करेंगे वो सॉल्व कर ले, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो अब माइनस सब्ट्रैक्ट हो गए, मतलब जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म हो गया वो नहीं आएगा।
और इस तरह के मैनोमीटर वाले क्वेश्चन जो है वो नहीं करेंगे हम थर्मामीटर वाले, तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो पूरे 40 नहीं कम होंगे ईयरली में, क्योंकि हमारे पास सारे पेपर्स पुराने, उनमें स्पेस कहीं भी नहीं है सिवाय 5 मार्क्स की जो ऑलरेडी सॉल्व अपलोड कर दिए। ठीक है।